देखो, दोनों ही प्रॉपर्टी हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करी थी। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस जिस भी डायरेक्शन में ई हुआ उस डायरेक्शन में चलना चालू कर देंगे। है ना? लेकिन सरफेस पे क्या है, सरफेस पे सरफेस पर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी जाए, तब भी बाहर तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, तो बाहर उसके पास निकलने के पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये चले। टेंजेंशियल डायरेक्शन में ई जीरो होना चाहिए, सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में ई हो सकता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो, ये दो प्रॉपर्टी हमारे आगे आने वाली चार प्रॉपर्टीज का बेस बनेंगी। आगे आने वाली बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबका बेस बनेंगे। कैसे? थर्ड प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं कंडक्टर की, वो क्या कहते हैं, एनी चार्ज given to any conductor can reside only at the boundary of the, it cannot reside in the bulk or volume or the weight of the, देखो रीजन क्या है, जैसे ये कंडक्टर है, मान लो मेरे को पता लगाना है कि इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज, तो मैं क्या करूं, इस तरह की एक क्लोज सरफेस बना दूं और इस क्लोज सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊं। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो हर पॉइंट पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, ऐसी क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स जीरो होना चाहिए। और अगर फ्लक्स जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज भी जीरो होना चाहिए। सिंस E is zero implies flux is zero implies Q enclosed या Q inside must be, कैसी भी आप सरफेस बना लो, इस तरह की सरफेस बना लो, आप छोटी से छोटी सरफेस बना लो या बड़ी से बड़ी सरफेस, हर पॉइंट पर क्योंकि ई जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो है, फ्लक्स भी जीरो है तो अंदर का चार्ज भी जीरो। ये बात समझ में आती है मुझे? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो इस पे कैसे सवाल बनते हैं समझना तुम। यस, अभी तक जो भी हम ऑब्जेक्ट्स ई और वी के बारे में पढ़े थे, हम ये मान के चले थे कि वो कैसे हैं,
नॉन कंडक्टिंग। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़े सबके सब नॉन कंडक्टिंग पढ़े। देखो, जैसे कोई हमसे कहे कि बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, समझ फाइंड द सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड solid isolated conducting solid sphere of charge q and radius r. Also find potential at its center. एक आंसर आया है, that is absolutely correct. एक दूसरा आंसर आया है, वो सही नहीं है, वो गलत। अभी जस्ट एक जो आंसर आया है, that answer is correct. तो बेटे बात क्या है, भले ही ये है सॉलिड स्फीयर, भले ही ये है सॉलिड स्फीयर, लेकिन इसको जो भी चार्ज हम देंगे वो रहेगा इसकी सिर्फ सरफेस पर। Any charge given to it will remain only on its surface. Any charge given to it will remain only on its surface. तो मास के हिसाब से भले ही इसका मास है सॉलिड स्फीयर के जैसा है ये, लेकिन as per charge it is charges will be present only on the surface. क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे वो सिर्फ कहाँ आएगा, उसकी सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी के जो भी फॉर्मूला लगेंगे वो हॉलो स्फीयर वाले ही लगेंगे। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। पोटेंशियल एट सेंटर पता करना है, तो दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई बच्चों को?
देखो जिन लोगों ने जवाब सही दे दिया था उनके तो ऑब्वियसली समझ में आ ही गया था, उन्होंने तो अपने आप ही बता दिया। जिन्होंने नहीं दिया था जवाब, क्या उन लोगों को समझ में आया? मतलब ध्यान दो, देखो इन्होंने यहाँ पर नाम में भले ही सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते ही ये नहीं करना कि 3/5 kq² आंसर एनर्जी का दे दें और 3 kq/2 आंसर पोटेंशियल का दे दें, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के आप बल्क में चार्ज दे ही नहीं पाओगे। अच्छा कोई कहेगा कि सर हम तो हमारी मर्जी, हम कैसे भी चार्ज दें उसको, मतलब सरफेस पे ही क्यों भेज दिया? भाई मान लो कोई अपने पास ऐसा मैकेनिज्म है, जैसे वो अपन कभी कुछ टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं, मेडिकल चेकअप, अपना ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, मान लो ऐसा कोई मैकेनिज्म होता है कि इसमें अपन ने क्या किया, सुई चुभोई और इस सुई चुभो के तुमने चार्ज निकाल दिया अंदर से, मान लो ऐसा हाइपोथेटिकल तरीका है कोई कि हमने इस सॉलिड स्फीयर में सुई चुभोई और अंदर से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बल्क में से निकाल लिया, इसके वॉल्यूम में से, है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो वहां पे चार्ज आ जाएगा इसके पास। लेकिन होगा क्या, वो बहुत बहुत dt टाइम के लिए वो स्थिति बनी रहेगी। तो जैसे ही अंदर बीच में चार्ज दिया आपने इसको, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लेगा, तो वो जो अंदर वाला चार्ज जो है वो तो नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और चार्ज सिर्फ कहाँ पे रहेगा, बाहर बाहर चार्ज रहेगा। और देखो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ सकती थी इसमें। आप देखो, चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो क्या अंदर अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी भी, ये बात समझ में आती है? हाँ बच्चों, तो ये ऐसा तुम्हारा, इसको देखना, आगे चले बच्चों, ये चीज सबके समझ में आ गई? अब देखो, तो मतलब हमेशा ये बात ध्यान रखो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कंडक्टर, दो बातें हैं, कंडक्टर हमेशा केपेबल होता है कि वो अपनी सरफेस पे चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि कंडक्टर के अंदर जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, नोट दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैविटी, जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वो जीरो कर लेता, अपने आप चार्ज ऐसा उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, या प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? वो कहती है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस the entire body
of a conductor is equipotential. Under electrostatic conditions, the entire body of a conductor is equipotential. That is, all the points of the conducting material are at same all the points of conducting material are at same conducting material के सारे points जो होंगे वो same potential पे होंगे। रीजन क्या है, क्यों होंगे बच्चों सेम पोटेंशियल पे? इसका रीजन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कुछ बता सकते हैं? इसका रीजन है यस यस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है? माइनस ए डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर। देयरफॉर डीवी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? डीवी की वैल्यू भी आ जाएगी कितना? मतलब all the points of conductor will be at always at same potential. Yeah, no, that potential need not be zero. It can be anything, but all the points under electrostatic conditions will be at same. सारे points जो होंगे वो same potential पे। ठीक है? Now look at some beautiful applications of this concept. बड़े इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि एक यस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पर, है ना? तो ओनली दैट वे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बिकम जीरो, राइट? ओनली दैट वे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बिकम जीरो। देखो हमसे कहा जाए कि ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस और इसकी सरफेस से कुछ डी डिस्टेंस पर एक मैंने चार्ज रख दिया Q. This is a neutral conducting surface. A point charge Q is placed at a distance d from
दिस सरफेस। अब हमें पता करना है, now these are, this is point A and let's say this is point B। तो हमें पता करना है फाइंड potential at A and potential at B। ये जो दो पॉइंट्स हैं A और B, इन पे पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या है ये हमें पता। As long as the sun is। तो कैसे पता कर पाएंगे बच्चों? अच्छा, पहले तो एक बात बताओ कि क्या इस चार्ज Q की वजह से इस कंडक्टर पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा क्या? मतलब obviously net charge on the conductor is on the sphere will remain zero, लेकिन टोटल चार्ज तो कंडक्टर पे जीरो रहेगा, लेकिन क्या होगा, मान लेते हैं कि Q एक पॉजिटिव चार्ज है, तो Q के पास वाली जो कंडक्टर की साइड है उस पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूर वाली पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आएगा? क्या होगा बच्चों? ये ये जैसे आपका कंडक्टिंग स्फीयर है और यहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है और सरफेस से डिस्टेंस इसकी D, ये पॉइंट A है, ये B है, इसकी रेडियस R। तो इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से क्या होगा, मतलब इसके कुछ पार्ट पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाए जो कि इस प्लस Q के क्लोज है। इंडक्शन में पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और इधर पॉजिटिव चार्ज। और क्या होगा बेटे, ये चार्ज इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा कि इसके अंदर हर पॉइंट पर ई, नेट ई कितना हो जाए, जीरो। और पोटेंशियल सब जगह पर इक्वल हो जाए। अगर ई जीरो हो गया तो अपने आप पोटेंशियल बराबर हो ही जाएगा। ऐसे ये चार्ज इंड्यूस। अब देखो क्या होगा, आपको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, मान लो पोटेंशियल एट ए लिखना है, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट ए ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन। और ध्यान दो, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर विल हैव सम नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास है, पॉजिटिव चार्ज से दूर। एक बात और, जितना नेगेटिव चार्ज कंडक्टर पे आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि और भाई अंदर के ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट चार्ज साइड में चले गए। क्यों गए? क्योंकि ये स्मॉल क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको कैंसिल कर दिया। अब पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्मॉल क्यू तो क्या लिख दूंगा, ए क्यू बाई स्मॉल डी। लेकिन पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, ये लिखने में हमें दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे लिखें।
इट इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक। हाँ, इतना हमें नजर आ रहा है कि ये थोड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी। उसी तरह से पोटेंशियल एट बी जब हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे पोटेंशियल एट बी ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन सॉलिड स्टेट। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई डी प्लस टू आर, के क्यू बाई डी प्लस टू आर प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड। अब बी पर जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी इज क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज देन टू नेगेटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो जहां जिसकी वजह से डिस्टेंस कम है उसका साइन डोमिनेट। अब इनको डिटरमाइन कैसे करें? देखो, हम कह रहे हैं कि all points inside the conductor are at same potential। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, द सेंटर ऑफ द स्पेस। तो अपन पोटेंशियल एट सी पता लगाते हैं। देखो, पोटेंशियल एट सी आसानी से आ जाएगा। कंसेप्ट तो वही रहेगा, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू स्मॉल क्यू आ जाएगा के क्यू बाई डी प्लस कैपिटल आर। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा? क्या उसको जीरो लिख सकता हूँ? क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, सरफेस के हर पॉइंट की दूरी सेंटर से कैपिटल आर के बराबर है, और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो के माइनस, मान लो कोई एक्स चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से के माइनस एक्स बाई कैपिटल आर, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से के एक्स बाई कैपिटल आर, तो वो ऐड होकर के सेंटर पे टर्म जीरो हो जाएगी। तो सेंटर का पोटेंशियल अपन ने डिटरमाइन कर दिया के क्यू बाई डी प्लस आर। और सिंपल सी बात है साहब, यही ए का पोटेंशियल होगा, यही बी का पोटेंशियल। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही, आगे से जब भी ये क्वेश्चन आए ये दोनों स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आप ऐसा करो, आपका आंसर। बात समझ में आई बच्चों सब? पोटेंशियल इज सेम एट द सरफेस ऑल्सो। वाई? क्योंकि देखो, ई डॉट डी आर होता है ना, टीवी होता है ई डॉट डी आर, तो सरफेस पर भले ही ई इज नॉन जीरो, बट डी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर जरूर है। अलोंग द सरफेस अगर हम चलेंगे तो ई डॉट डी आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
देखो सेंटर पर पोटेंशियल जीरो इस वजह से है क्योंकि क्योंकि दो बातें हैं, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज, कंडक्टर न्यूट्रल है, मतलब टोटल चार्ज उस पर अभी भी जीरो है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज हुआ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी हुआ है। और सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी सरफेस के हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर। सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी सरफेस के हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर। बात समझ में आ गई बच्चों? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके बच्चों, देखो अब इसी तरह का एक सवाल मैं दे रहा हूँ। ऑल पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर विल बी दिस। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया जाता है ना बेटा। कोई भी पॉइंट मान लो हमसे पूछ लें कि कोई रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया पी, पी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो वो क्या होगा? इट विल बी दिस ओनली, के क्यू बाई टी प्लस आर। ऑल द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, है ना? किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया जाए इस स्फीयर पर, वो सबके बराबर होंगे। और सेंटर का निकालना सबसे आसान था, है ना, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस कंडक्टर। सेंटर का निकालना सबसे आसान था, इसलिए हमने सेंटर का निकाल लिया और कहा कि हर जगह का प्रतीक होगा। और देखिए, ये एक कंडक्टर है और अगेन मान लेता हूं कि ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल। दिस इज नो नो नॉट स्मॉल क्यू। अभी हम यहाँ पे एक डाइपोल रखते हैं,
Let me place a small dipole. एक dipole और हमें दिया हुआ है कि ये डाइपोल जिस पॉइंट पे रखा हुआ है वहां से हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस हमें नहीं दी हुई। रेडियस इसकी हमें नहीं दी गई है। रेडियस नहीं दी गई, हमें उसकी जगह ये दे दिया गया है कि इस डाइपोल से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो कोई पॉइंट हमें मिल जाता है इस टेंजेंट पर, पॉइंट पी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें दी हुई है, दिस इज स्मॉल आर, और ये एंगल भी हमें दिया हुआ है, ये एंगल है फाई। तो हमसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी। एंड दिस डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट कैपिटल, या इस पॉइंट को नाम में ए दे देता हूँ। फाइंड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए एंड द डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट पी। स्फीयर इज न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर और स्फीयर की रेडियस हमें नहीं दी गई है, सिर्फ ये स्मॉल आर डिस्टेंस दे दिया, फाई दे। पी आर फाई के टर्म्स में आंसर अपने को बताना। तो कैसे बताएंगे बच्चों, ये कोशिश करनी। हाँ बच्चों, क्या आंसर आया? वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर बताया, शाबाश बेटे। बाकी लोग भी बताएं।
से प्यार अच्छा, एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टर का कंसेप्ट तो कुछ लोग ने सही लगाया, लेकिन डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला ठीक से नहीं लगा रहे हैं। एक डाइपोल है, आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। एक्सिस पे अगर लिखना होता है तो थीटा को जीरो रखते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल तो हम डायरेक्टली लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये कंडक्ट डाइलेक्ट्रिक खुद कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, कि all the points are at same potential, the potential of A is equal to potential of the center of the sphere, and center lies on the axis of the dipole। तो डाइपोल की वजह से सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा के पी बाई, मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस अगर डी है तो हो जाएगा के पी बाई डी का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा बेटे, this is potential at center due to dipole, potential at center due to induced charges will be zero, right? तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा ए पॉइंट का टोटल, उसका भी के पी बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। और डी को क्या लिखते हैं, क्या डी को आर अपॉन कॉस फाई ऐसा लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा के पी कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई आर। ये फाइनल आंसर इसका। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है भाई?
ओके बच्चों, आगे चलें बेटे। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसे कह देता कि ये कंडक्टर है और this conducting sphere has charge capital, and there is a small charge q placed at a distance small d from the surface of the sphere। तो हमें पता करना है, फाइंड द potential of any point p in the conductor। देखो फिर से कंसेप्ट क्या लगाएंगे, all the points of the conductor are at all the points of the conductor are at same potential, so potential of p is same as potential of center। and why I'm choosing the center, because it is easy to write potential at the center and we'll see how। देखो क्या है कि सेंटर का जब हम पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो ये होगा पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू स्मॉल q प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू स्फीयर। potential at center due to small q plus potential at center due to sphere।
अब सेंटर पर पोटेंशियल Q की वजह से हो जाएगा KQ/D, और स्फेयर की वजह से क्या होगा? क्या इसको K/Q/R लिख सकता हूँ? सी डेफिनेटली चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, है ना? क्या हो जाएगा, इस Q की वजह से इट विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, या हो सकता है कि चार्ज नेगेटिव ही आ जाए, है ना? इट कैन हैपन कि यहाँ पर क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए और फार्दर साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, मान लो नेगेटिव चार्ज अगर कुछ -x आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या Q+x आएगा, है ना? क्योंकि टोटल तो चार्ज कैपिटल Q रखना पड़ेगा। अब -x की वजह से जब अपन पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, K-x/R, और Q+x की वजह से सेंटर का लिखेंगे तो क्या आएगा, KQ+x/R, क्योंकि सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस तो कैपिटल R है ना। तो अल्टीमेटली सेंटर का पोटेंशियल लिखना है, और चार्ज यदि सिर्फ सरफेस पे है, और ध्यान दो सिर्फ सरफेस पे ही हो सकता है, ये हमने कहा है, बॉडी में तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा K/Q/R। तो सेंटर का जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो KQ/D प्लस KQ/R इतना आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? देखो बच्चों, कंडक्टर के बारे में एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि if two conductors are connected to each other, their potentials become equal. That is, if before connection their potentials were unequal, then the charge will flow from one to another, and finally their potentials will become equal.
फाइनली उनके पोटेंशियल्स जो हैं वो इक्वल होने ही होने। ठीक है बच्चों, क्योंकि भाई जिस वायर से तुमने उसको कनेक्ट किया वो भी कंडक्टिंग वायर है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे, है ना। देखो जैसे इस पे क्वेश्चंस कराते हैं, मान लो कि आपके पास हमें कहा गया है कि ये दो स्फेयर्स हैं और एक स्फेयर की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r। और एक का चार्ज मान लेते हैं 2q है, और एक का चार्ज and separation between the spheres is very large. Spheres are conducting. If the spheres are connected by a conducting wire, then find final charges on them. Charge flown through the wire. And heat produced. ये तीन चीज हमको पता करनी।
तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। भाई आपने दो कंडक्टर्स थे, इनको कनेक्ट कर दिया, है ना। अच्छा, मैंने बहुत दूर इसलिए लिए लिया है इन कंडक्टर्स को, उसके दो फायदे हैं। एक तो जैसे जब मुझे लेफ्ट वाले कंडक्टर का पोटेंशियल लिखना है, तो उसके लिए राइट वाले का चार्ज उसके पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करेगा, और राइट वाले का चार्ज लेफ्ट वाले के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान दो, तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती अगर ये इनके बीच की डिस्टेंस कम होती तो। क्या होता, क्योंकि इस स्फेयर में तो इंडक्शन भी हो जाता है, इंडक्शन भी हो जाता है तो चार्ज इसका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या है, दोनों का चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और किसी भी एक का पोटेंशियल लिखते समय उसके खुद के चार्ज की वजह से तो लिखना ही पड़ता, दूसरे की वजह से भी लिखना पड़ता। तो उस केस में पोटेंशियल्स लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। एक बात और समझें कि उनके पोटेंशियल्स कनेक्ट करने के पहले कितने कितने हैं। जैसे इसका चार्ज हमें दिया गया है 2q, इसका चार्ज दिया गया है q, और इसकी रेडियस है r/2, बड़े वाले की रेडियस है r। तो बिफोर कनेक्शंस पोटेंशियल क्या है, v1। इस वाले का पोटेंशियल लिखूं तो k 2q/r/2, और इसका पोटेंशियल है kq/r। The radius were r and 2r, ओके सॉरी, उनकी रेडियस क्या थी, r और 2r थी। तो इस वाले की रेडियस है कितनी, r, और इधर वाले की तो बिफोर कनेक्शन इस वाले का पोटेंशियल है k2q/r, और इधर वाले का है kq/2। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है बेटे, पहले वाले का पोटेंशियल ज्यादा, पहले वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्या होगा, जब कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आप सब मान लो कि आपने इनको कनेक्ट कर दिया, ये वायर था, यहाँ पे कोई स्विच लगा रखा था, ये सिंबल स्विच का होता है, इसको क्लोज कर। आफ्टर कनेक्शन मान लेते हैं इनके चार्ज हो गए Q1 एंड Q2, इनके चार्ज हो। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि साहब Q1 प्लस Q2 जो होना चाहिए वो 3Q ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज तो 3Q रहेगा भाई। एक में से दूसरे में चला गया तो एक का कम हुआ जितना तो दूसरे का उतना बढ़ गया, एक का x कम हुआ तो दूसरे का x बढ़ गया, तो टोटल चार्ज 3Q रहेगा। ऑल्सो पोटेंशियल इक्वल हो जाना चाहिए, तो k Q1/r बराबर हो जाना चाहिए k Q2/2r। मतलब Q1/Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/, ये इक्वेशन नंबर 2। Q1 को Q2/2 रख, Q1 को रख दो कितना, Q2 by 2 plus Q2 is equal to 3Q। तो
3Q2/2 इक्वल टू 3Q, तो यानी Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2Q, और Q2 2Q के बराबर आ गया तो Q1 किसके बराबर आ जाएगा, Q के, है ना, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ देखो, जो छोटा वाला स्फेयर था जिसको स्फेयर 1 बोल रहे हैं, बड़े वाले को जिसको स्फेयर 2 बोल रहे हैं, तो छोटे वाले का चार्ज पहले 2Q था, अब Q रह जाएगा। इसका मतलब उसमें से Q चार्ज फ्लो होकर के बड़े स्फेयर पे Q चला गया, तो छोटे का Q कम हो गया तो 2Q माइनस 2 यानी Q बचा। बड़े वाले का Q बढ़ गया तो Q प्लस 2 यानी उसका 2Q हो गया, है ना। तो चार्ज फ्लोन क्या लिखेंगे अपन, इट विल बी Q। ऐसा भी कर सकते थे बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते थे कि मान लेते कि X चार्ज एक से दूसरे में चला गया है ना, और फिर x के टर्म्स में फाइनल पोटेंशियल लिख करके, दोनों का अलग अलग लिख करके उसको इक्वेट कर देते, उससे भी बिल्कुल बढ़िया आंसर आ जाता। आपने उस तरह से करते तो क्या होता, मान लो कि मैंने x चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो इसके पास बचेगा 2Q माइनस एक्स, उसके पास आ जाएगा Q प्लस एक्स, तो k 2Q माइनस एक्स अपॉन r इक्वल टू k Q प्लस एक्स अपॉन, तो k बाई r से k बाई r कैंसिल हो जाएगा, तो Q इक्वल टू, क्या हो जाएगा 2Q माइनस एक्स इक्वल टू Q प्लस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब ये आ जाएगा 4Q माइनस 2x इज इक्वल टू Q प्लस एक्स, यानी कि 3Q इक्वल टू 3x, x इक्वल टू, ऐसा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप क्या करो, Q1 और Q2 उनके फाइनल चार्जेस मान लेते हैं, लेट Q1 एंड Q2 बी फाइनल चार्जेस, तो जो फाइनल टोटल चार्ज है वो इनिशियल टोटल चार्ज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक में से दूसरे में चार्ज फ्लो किया, तो Q1 प्लस Q2 3Q हो जाए। दूसरी इक्वेशन पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल बराबर होना ही है ना। तो कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे रीजन में बेसिकली क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल रीजन हो गया, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि चार्ज हमें तब पता करना है जब कुछ सब चार्ज फ्लो वगैरह सब बंद हो गया, उसके बाद कितना चार्ज है वो पता। तो ये दो इक्वेशन बनेंगे आपके पास, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो Q1 Q2 की वैल्यू पता चलेगी। तीसरा पार्ट क्या पूछा था, हीट प्रोड्यूस्ड। देखो जब भी इस तरह से चार्ज फ्लो होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो गया, हाई पोटेंशियल पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, लो पोटेंशियल पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगी, लॉस होगा एनर्जी में, तो वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं सिस्टम की बिफोर कनेक्शन, तो दो हॉलो स्फीयर जैसे हो गए ये, तो के 2Q का होल स्क्वायर बाई 2R प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 2R, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई R प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4R, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9k क्यू स्क्वायर बाई, और फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, फाइनल एनर्जी लिखेंगे के क्यू का होल स्क्वायर बाई 2R प्लस के 2Q का होल स्क्वायर बाई 2
इंटू 2r, तो kq स्क्वायर बाई 2r प्लस kq स्क्वायर बाई r, तो ये हो जाएगा 3kq स्क्वायर बाई 2r। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो ये ज्यादा है ये कम है, तो हीट प्रोड्यूस्ड को क्या लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। ये क्या है, ये 2.25 है, ये 1.5 है, तो 2.25 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.75 आ जाएगा, यानी 3/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर के बराबर की पोटेंशियल एनर्जी लॉस। नोट कर लिया बच्चों, देखो अगले पेज पे चलते हैं। तो हीट प्रोड्यूस्ड का क्या आंसर लिखेंगे, is loss in potential energy which is u initial minus u final 9kq square by 4r minus 3kq square by 2r, so this comes out to be 3kq square by 4. This will be the heat produced. क्या ये सब लोगों को क्लियर है बच्चों? अब देखो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट केस आता है, हीट क्यों प्रोड्यूस हुई। भाई देखो क्या हुआ, आपने अलग अलग पोटेंशियल के कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है ना, तो वो जो वायर था उस वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गॉट सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, और देन वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट हुआ वायर के अंदर, तो वो मूवमेंट क्या होता है, दैट मूवमेंट इज नॉट वेरी स्मूथ। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो मेनी कोलिजन्स amongst electron, collision with atoms, है ना। तो वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथली नहीं चलते, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल खाली जगह है, जैसे फोर्स लगा है एक एंड से दूसरे एंड भाग गए, वो टकराते टकराते चलते हैं। तो सारे के उन सब कोलिजन्स में क्या है, कुछ एनर्जी का लॉस
देखो जो इम्पोर्टेंट केस की मैं बात कर रहा था वो क्या था कि कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स अगर हमें दे दिए जाए, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, उनको आपस में जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? हमें कहा जा रहा है कि इनर शेल की रेडियस r1 है, आउटर शेल की रेडियस r2। These are concentric conducting shells having charges q1 and q2. Now, if these shells are connected by a conducting wire, if the shells are connected by a conducting wire, so what will happen to the charges on them? तो देखो हम ऐसा करें, बिफोर कनेक्शंस आर मेड, जो इनर शेल का पोटेंशियल है वो कितना है और आउटर शेल का पोटेंशियल कितना है ये लिखते हैं, है ना। इनर शेल का पोटेंशियल मतलब इसके किसी भी पॉइंट का एक का पोटेंशियल लिखते हैं, तो उसके खुद के चार्ज की वजह से होगा के क्यू वन बाई आर वन, और बाहर वाले की वजह से होगा के क्यू टू बाई आर। अच्छा, बस ये लास्ट क्वेश्चन करके अपन इसको वाइंड अप कर ही रहे हैं। दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या होगा, उसके खुद के चार्ज की वजह से होगा के क्यू टू बाई आर टू, और अंदर वाले के चार्ज की वजह से होगा के क्यू वन बाई आर टू। ये कनेक्ट करने के पहले के पोटेंशियल। अब क्या है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच का, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो के क्यू टू बाई आर टू से के क्यू टू बाई आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर। इसका मतलब क्या है, फॉर वी वन टू बी इक्वल टू वी टू, क्यू वन मस्ट बिकम इक्वल टू जीरो, है ना। मान लो बाद में चार्ज चेंज होकर के इनके पास कुछ Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज आ गए, चार्ज चेंज हो गए इनके, और कितने चार्ज आ गए इनके पास, Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज मान लो आ गए, आफ्टर कनेक्शंस आर मेड, तो क्या होगा बच्चों के भाई, all you have to do is you can replace Q1 by Q1 dash, Q2 by Q2 dash. So for V1 minus V2 to be equal to 0, Q1 dash must become equal to 0. इसका मतलब क्या है, अंदर वाले स्फेयर का पूरा चार्ज फ्लो होकर के बाहर वाले स्फेयर पे चला जाएगा, Q1 डैश 0 हो जाएगा, Q2 डैश Q1 प्लस Q2 के बराबर, क्योंकि टोटल चार्ज तो कंजर्व रहने। ऐसा कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स में होता है बच्चों, ठीक है। तो बाकी जो है वो अपन अब अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
भाई देखो सिंपल सी बात है कि इस पूरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि अब ये पूरा एक कंडक्टिंग वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इन सारे पॉइंट्स पर, एट ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए। अब सारे पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? देखो बाहर वाला शेल तो वैसे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा नहीं, उस पे कितना भी चार्ज डाल दो। अंदर वाला शेल का चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। तो वो ई जीरो के लिख करने के लिए Q1 डैश को भी हमको क्या करना पड़ेगा? जीरो करना। ठीक है बच्चों। बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं।